गवार बहू की मॉडर्न पड़ोसन के पहनावे के दीवाने ससुराल वाले। सुबह के 8 बजे टी शर्ट और ट्रैक पैंट में मनोज हल्की मुस्कान लिए अपने मॉडर्न बंगला की बालकनी में सूरज की हल्की तेज धूप में रेलिंग के पास खड़ा हुआ है। उसका ध्यान बगल वाले बंगला की बालकनी पर है। वो बंगलो किसी मॉडर्न पड़ोसन नीलम का है। अपनी बालकनी में लग्जरी 2 सीटर झूले में स्टाइलिश नाइट ड्रेस में नीलम अपने पति अतुल के साथ एक ही कप में चाय की चुस्की ले रही है। तभी मनोज को पायल की चमक और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है और फिर एक आवाज, ई लो जी गर्मा गर्म चाय। आवाज सुनते ही मनोज की मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि उसने आवाज सुनकर अंदाजा लगा लिया कि उसके पीछे उसकी गवार पत्नी भारती 2 चोटी किए, गले में मंगलसूत्र, कानों में बड़े झुमके, देहाती स्टाइल से साड़ी, कमर बेल्ट, पैरों में पायल और महावर लगाए और हाथों में भारी चूड़ियां पहने चाय का कप लिए खड़ी है। मनोज पलटता है और, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे ये देहाती रूप लेकर मेरे सामने मत आया करो, फिर भी तुम मानती नहीं हो। हम देहाती है तो देहाती ही रहेंगे ना, हम उस पड़ोसन की तरह मॉडर्न थोड़ी ना हो जाएंगे जिसे आप टकटकी लगाए देख रहे थे। भारती चाय का कप मनोज को थमाकर वहां से किचन में चली जाती है और चाय पीता हुआ मनोज अपने कमरे की तरफ चल देता है। मॉड्यूलर किचन में पहुंचकर भारती कॉफी मेकर में ब्लैक कॉफी बनाते हुए, इनको तो चाय दे दी, अब ननंदिया और देवर के लिए काली कॉफी बना दो, नहीं तो उनकी तो आंखें भी नहीं खुलेंगी, सोचते हुए भारती कॉफी 2 कप में डालती है और 1 कप कॉफी लेकर सो रही अपनी नंद प्रीति के कमरे में जाती है और प्रीति के पास आकर उसके मुंह से चादर हटाते हुए, ओ ननदिया उठ जा, सुबह हो गई है, इला कॉफी पिया। प्रीति आंखें खोलती है और आंखें मलती हुई, ये क्या है भाभी, रोज रोज सुबह उठाने चली आती हो, आपको और कोई काम नहीं है क्या? जब से आई हो तब से चैन से सोने भी नहीं देती। नाइट ड्रेस पहने प्रीति उठकर बैठ जाती है और भारती के हाथ से कॉफी का कप लेकर एक घूंट पीती है। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी आती है। वाह भाभी, इतने दिनों में भले ही आप मॉडर्न नहीं बन सकी, शहरी भाषा नहीं सीख सकी, देहाती की देहाती ही हो, लेकिन कॉफी बनाना तो सीख ही गई हो। थैंकू थैंकू। अपनी नंद को कॉफी देकर भारती वापस किचन में आती है और दूसरा कप लेकर हॉल में सोफे पर नाइट ड्रेस पहने बैठे फोन में शेयर मार्केट की अपडेट ले रहे अपने सास ससुर के पास जाती है और कॉफी का कप उनकी ओर बढ़ाकर, सासू माँ, आप ये काफी हमरे देवर को दे आइए ना। पूनम फोन से नजर हटाकर भारती की तरफ देखती है। क्यों, तू क्यों नहीं जा सकती? हम पिछली सुबह गए थे तो उन्होंने हमें नौकरानी समझ लिया था और डांट रहे थे, हमें सुबह सुबह उनकी डांट नहीं सुननी, तो आप दे आइए ना। विकास फोन टेबल पर रखकर भारती को देखते हैं। बहू, तुम देहाती बनी रहोगी, देहातियों की तरह कपड़े पहनोगी, श्रृंगार करोगी तो कोई भी तुम्हें नौकरानी ही समझेगा ना। हम देहाती ही तो है, गांव में ही तो रहती थी हम। तभी अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए तैयार कोट पैंट में मनोज हॉल में आता है और भारती की बात सुनकर, जब तुम गांव में थी तब देहाती थी, अब तुम शहरी हो तो शहरी और मॉडर्न बनो। अपनी पड़ोसन को देखो, उसकी चाल ढाल, रहन सहन, बातचीत करने का तरीका, पहनावा सब मॉडर्न है। तुम्हारी तो बोली भी गवारों जैसी है, उसकी तरह बनो, थोड़ा तो बदलाव लाओ खुद में। नहीं, हम बिल्कुल भी अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम क्यों बदलाव लाए, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मनोज भारती को घूरता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद भारती भी किचन में चली जाती है। उसी दिन शाम के समय बंगलो के गार्डन में रखी चेयर पर नीलम के सास ससुर निर्मला और सूरज के साथ विकास और पूनम बैठे गपशप कर रहे हैं। हाँ, बहुत मजाकिया हैं। आपको तो स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए। सभी हंसते हैं। तभी भारती पहले वाले पहनावे में आती है वहां पर और, सासू माँ, सत्तू खत्म हो गया है तो बाजार से मंगवा लीजिएगा। अचानक उन सभी का हंसना बंद हो जाता है। सत्तू? सत्तू कौन खाता है? हम खाते हैं ना, हमें बहुत पसंद है सत्तू। भारती की बात सुनकर निर्मला और सूरज फिर से ठहाका मारकर हंसते हैं। मेरी बहू दिखती भी गवार है, बोलचाल भी गवारों जैसी है और खाने की पसंद भी गवारों जैसी ही है। अपने ससुर की बात सुनकर भारती का चेहरा उतर जाता है। पूनम जल्दी से उठती है और भारती का हाथ पकड़कर उसे वहां से कुछ दूर ले जाती है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब हम लोग किसी के साथ बैठे हो तो हमारे पास मत आया कर। सासू माँ, हम तो बस, जा अंदर, तू अभी जा। पूनम भारती को वापस अपने घर के अंदर जाने का बोलकर वापस उनके पास आकर बैठ जाती है। भारती वापस घर के अंदर जाकर बालकनी में खड़ी होकर उनकी तरफ देखती रहती है। एक बात बताओ, तुम इतने मॉडर्न हो, शहरी हो, तो फिर बहू गांव की गवार क्यों लाए हो? वो एक हादसा था और मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी नीलम मॉडर्न और स्टाइलिश ड्रेस के साथ मैचिंग ईयररिंग्स, नेकलेस, ब्रेसलेट और रिंग पहने हुए वहां आती है और अब सब पूनम की और विकास की तरफ देखकर, हाय अंकल आंटी, कैसे हो आप? हम ठीक है बहू।
नीलम किसी को भी कुछ बोलने का मौका दिए बिना अपनी सास को कुर्सी पर बैठे हुए ही पीछे से हक कर लेती है। मॉम, मैं अतुल के साथ बाहर जा रही हूँ, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना लेकर आ जाएगा। आप खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना, मैं लेट घर आऊंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ती ही है कि तभी वाह नीलम बहू, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है और ज्वेलरी भी ड्रेस से मैच कर रही है। नीलम अपने ईयर रिंग्स और ब्रेसलेट में हाथ फेरती है और हाँ, मैंने काफी ढूंढा, तब जाके ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी मिली है। बोलती हुई नीलम वहां से चली जाती है और अपार्टमेंट के बाहर खड़ी कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठने ही वाली होती है। तभी मनोज भी अपनी कार में ऑफिस से लौट आता है और नीलम को देखकर अपनी कार नीलम की कार के पास रोकता है और ड्राइवर सीट पर बैठे अतुल की तरफ देखकर, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? कोई पार्टी शार्टी है या जस्ट हैंग आउट? जस्ट हैंग आउट। तभी मनोज की नजर अपने घर की बालकनी पर जाती है। वहां खड़ी भारती को देखता है और नीलम को ध्यान से देखते हुए, काश मेरी वाइफ भी नीलम की तरह मॉडर्न होती तो मैं भी उसे कहीं भी ले जा सकता, या नीलम ही मेरी वाइफ होती। जिस समय मनोज सोच रहा था उस समय तक पूनम, विकास, निर्मला और सूरज की बातें पूरी हो चुकी थी और वो अपने अपने बंगलों में वापस लौट चुके थे। पूनम और विकास के हॉल में आने के बाद कुछ देर बाद बालकनी में खड़ी नीलम भी वहां आ जाती है। वो वहां से किचन की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी सास, भारती बहू, देख पड़ोसन की मॉडर्न बहू नीलम को, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे बातचीत करती है, कुछ सीखो उससे। तब तक मनोज भी अतुल और नीलम के जाने के बाद कार बंगलों की पार्किंग में पार्क करके हॉल में पहुंच जाता है और अपनी मम्मी पापा की बातें सुनकर, अगर तुम उसके जैसी 1% भी बन सकी ना, तो मैं भी तुम्हें गर्व से सबको बता सकता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। सच कहूँ, मुझे ऐसे तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। इतना कहकर मनोज अपने कमरे में चला जाता है। भारती भी किचन में चली जाती है। उन्हें लगता था कि भारती गंवार है तो उसे बुरा नहीं लगता होगा, लेकिन उसे बुरा लगता था। वो सबकी जली कटी बातें सुनकर अकेले में कभी छत पर तो कभी बालकनी में तो कभी किचन में रो लेती थी, लेकिन किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। एक रात मनोज अपने कमरे में वार्डरोब के सामने पार्टी वेयर पहने परफ्यूम लगा रहा था। तभी भारती अपने चिरपरिचित परिधान में उसके पास आती है और, आप कहीं जा रहे हैं का? भारती को देखे बिना ही, हाँ। हम भी चले, इतने दिन शहर आए हो गए, आप हमें कहीं घुमाने फिराने नहीं ले गए, इसी बहाने हम भी घूम लेंगे। नहीं, तुमने अपना पहनावा देखा है, एकदम गवारों जैसा। तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर। मनोज परफ्यूम की बोतल वार्डरोब में रखता है और कमरे का दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल जाता है और भारती कुछ देर अपनी जगह पर खड़ी रहती है। फिर कमरे से बाहर निकलकर छत पर चली जाती है। उसके कुछ देर बाद अपने कमरे में नाइट ड्रेस पहने बेड पर बैठी प्रीति को पायलों की छन छन सुनाई देती है। वो पहले इग्नोर करती है, फिर जैसे ही बेड पर लेटने की कोशिश करती है उसे दोबारा छन छन की आवाज सुनाई देती है। ये कौन है? किसकी पायलों की आवाज है इतनी रात को? वो घबराई हुई कमरे के चारों तरफ देखती है। प्रीति जैसा हाल उसके भाई निखिल का भी था। वो भी अपने कमरे में बेड पर नाइट ड्रेस पहने बैठा पायल की छम छम सुनकर घबराया हुआ था। भूत है ये। दोनों भाई बहन जैसा हाल उनके मम्मी पापा पूनम और विकास का भी था। उन्हें जब पायल की छन छन सुनाई दी तब वो नाइट गाउन पहने सोने की तैयारी में थे और जैसे ही उन्हें पायल की छन छन सुनाई दी वो एक दूसरे से लिपट गई। इतनी रात को पायल कौन बजा रहा है? कहीं चोर तो नहीं आ गया? कैसी बातें करते हो? चोर शोर करके थोड़ी आता है, ये जरूर कोई बुरी आत्मा है, कोई भटकती आत्मा। कुछ देर तक डरे सहमे वो सभी पायल की छन छन सुनते रहते हैं और फिर हॉल में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय उनकी पड़ोसन नीलम स्टाइलिश नाइट ड्रेस पहने अपने बंगलों की बालकनी में खड़ी भारती को छत पर टहलते हुए देखती है। तभी अतुल वहां आता है और उसे पीछे से हक करके, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो, सोना नहीं है क्या? अतुल नीलम को बेडरूम में ले जाता है और इधर रात में 2 बजे तक जब तक मनोज पार्टी से वापस घर लौटकर नहीं आता तब तक हॉल में डरे सहमे एक दूसरे को गले से लगाए उसके घर वालों की पायल की छन छन सुनकर बुरा हाल रहता है। हॉल में पहुंचकर मनोज सबको कांपते हुए देखता है और, क्या हुआ तुम सबको? तुम सब यहाँ हॉल में क्या कर रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? अरे घर में बहुत गुस्सा आया है मनोज। ये क्या बोल रहे हो डैड? हाँ, हमें कब से पायलों की छनछनाहट सुनाई दे रही है। मनोज थोड़ी देर सोचता है फिर झुंझला जाता है। लगता है तुम सब भूल गए कि वो गवार छुन छुन वाली पायल पहनती है, ये उसकी पायलों की आवाज है। सब राहत की सांस लेते हैं और मनोज हॉल से सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाता है और देखता है कि भारती अंधेरे में आसमान की ओर देखती हुई टहल रही है। तुम यहाँ छत पर क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से सभी घर वाले डरे हुए हैं। चलो नीचे और सो जाओ। इतना कहकर विकास वहां से कमरे में चला जाता है। भारती भी अपने आंसू पोंछती है और सिर झुकाकर अपने कमरे में आ जाती है। पता नहीं भारती किस मिट्टी की बनी थी। घर वालों का तिरस्कार सहकर भी वो उनकी बातों को नजरअंदाज करती है। एक शाम जीन्स टॉप पहने प्रीति अपने कमरे में वार्डरोब में लगे शीशे के सामने खड़ी होकर रेड और ब्लैक कलर के 2 वन पीस बारी बारी से अपने ऊपर लगाकर देख रही थी और उसके बिस्तर पर मॉडर्न ड्रेसेस का ढेर लगा था जो वो पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी।
ये पहनूं या ये? काश मेरी भाभी ये गंवार ना होती, वो मॉडर्न पड़ोसन नीलम होती तो मैं उनसे कुछ फैशन टिप्स ले सकती थी। उनका फैशन सेंस कितना अच्छा है। उसके कमरे के बाहर एक चोटी किए और हमेशा की तरह ससुराल वालों की नजरों में गवारों जैसे कपड़े पहने झाड़ू लगा रही भारती उसकी बात सुन लेती है और फिर कमरे के अंदर आकर प्रीति को रेड और ब्लैक ड्रेस के साथ देखती है। अरे ननदिया, तुम लाल ड्रेस पहन, लाल रंग तुम पर बहुत जचेगा। प्रीति चौंक जाती है और गुस्से से उसकी तरफ पलटती है। What nonsense! खुद 7 मीटर की साड़ी लपेटी रहती हो और मुझे फैशन टिप्स दे रही हो। प्रीति की बात से उदास होकर भारती वहां से बालकनी में चली जाती है जहां पहले से ही उसका देवर रेलिंग पकड़े खड़ा हुआ था। उसकी नजरें सड़क पर थी। भारती उसके पास जाती है और देवर जी, उसकी तरफ देखे बिना ही, भाभी तुम मुझे इस तरह मत बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। निखिल वहां से हॉल में आने के लिए मुड़ता ही है कि तभी उसकी नजर अपने बंगलों की बालकनी में स्टाइलिश साड़ी पहने खड़ी अपनी बालों पर हाथ फेरती पड़ोसन नीलम पर पड़ती है। निखिल उसे हाय का इशारा करता है और हाय नीलम भाभी, कैसी हैं आप? नीलम निखिल को देखती है और मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ भाभी। आओ कभी चाय पर गपशप करेंगे। ठीक है, जरूर आऊंगा किसी दिन। इतना बोलकर निखिल वहां से अपने कमरे में चला जाता है और बालकनी में खड़ी भारती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीलम भले ही अपनी बालकनी से भारती की आंखों के आंसू नहीं देख सकती थी, लेकिन उसे साफ समझ में आ रहा था कि वो उदास है। फिर एक शाम जिस समय भारती देसी साड़ी में बंगलों की छत पर सूख रही अपनी साड़ियों और पेटीकोट उठा रही थी, उसी समय स्टाइलिश कपड़ों में नीलम भी अपने बंगलों की छत पर सूख रहे अपने मॉडर्न ड्रेसेस उठाने आती है। भारती को देखकर नीलम छत से लगी 2.5 फीट की बाउंड्री के पास आती है और वैसे आप मुझे जानती ही होगी, मैं आपकी पड़ोसन नीलम। मैं आपको बहुत बार अकेले में रोते देख चुकी हूँ, कोई परेशानी है क्या? हाँ, हम आपको जानती हैं और भला हमें क्या परेशानी हो सकती है? झूठ मत बोलो, इंसान तभी अकेले में रोता है जब कोई उसे परेशानी होती है और कोई उसे समझाने वाला नहीं होता है। नीलम की बात सुनकर भारती की आंखें नम हो जाती हैं। हम आपको कहाँ बताएं, हम गवार है ना, तो हमारी वजह से ससुराल वालों को शर्मिंदगी महसूस होती है। वो हमें कुछ भी बोलते रहते हैं तो उनकी बात का बुरा लगता है और अकेले में आकर हम रो लेते हैं। कैसा पति है तुम्हारा? अगर तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता था, मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता था, तो तुमसे शादी क्यों की उसने? अरे उन्हें कुछ मत कहिए, शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी, वो तो एक हादसा था। कैसा हादसा? तभी भारती बताती है, उस दिन ना हमारी शादी होने वाली थी और अपने हम दूल्हे के साथ मंडप में बैठे हुए थे, तभी भारती खेत में लगे मंडप में शेरवानी कुर्ता और फूलों की लड़ी वाला सेहरा पहने मनोज के साथ लाल साड़ी पहने दुल्हन बनी भारती बैठी हुई थी। सहरे में लगे फूलों की लड़ियों की वजह से मनोज का चेहरा ढका हुआ था। तभी मनोज मंडप के बाहर कोट पैंट पहने खड़े मनोज को इशारा करके अपने पास बुलाता है और उसके कान में, यार मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, तू मेरे साथ चलना। मनोज मंडप में पंडित जी राघव के पास जाता है और उनके कान में, बस 2 मिनट में आते हैं पंडित जी। दोनों मनोज मंडप से एक झाड़ी के पास लोटा लेकर जाते हैं। दूल्हा मनोज अपनी शेरवानी कुर्ता और सहरा उतारकर कोट पैंट पहने मनोज को दे देता है। तो ये संभाल में अभी आया। बनियान और निक्कर में लोटा लेकर मनोज झाड़ी के पीछे चला जाता है। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद, पहनकर तो देखो शेरवानी और सहरे में कैसा लगता हूँ, मैं भी तो एक दिन दूल्हा बनूंगा। कोट पैंट उतारकर मनोज उत्सुकता से शेरवानी कुर्ता पहनकर सहरा बांध लेता है। सहरा पहनते ही फूलों के पीछे उसका चेहरा छुप जाता है। इधर मंडप में बैठे पंडित जी, इतनी देर हो गई, दूल्हा अभी तक नहीं आया। अरे भाई जल्दी बुलाओ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी की बात सुनकर मंडप के पास खड़े भारती के भाई विवेक और रवि अपने होने वाले जीजा को ढूंढते हुए उसी झाड़ी के पास पहुंच जाते हैं जहां मनोज शेरवानी और सहरे में खड़ा था। वो दोनों जल्दी से मनोज के पास जाते हैं और, अरे जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ। अरे भाई मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं मनोज हूं। वैसे उनके होने वाले जीजा का नाम भी तो मनोज ही है और सहरे के पीछे छुपा चेहरा वो दोनों देख नहीं पाते। अरे जीजा मजाक मत करिए, हमें पता है आपका नाम मनोज है। मनोज सहरा हटाकर अपना चेहरा उन्हें दिखा पाता उससे पहले ही वो दोनों उसके साथ उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती मंडप में ले जाकर बिठा देते हैं। अरे मैं वो नहीं हूं, वो मेरा दोस्त है। तभी उसके दोस्त मनोज के पिता भैरव सिंह मंडप में आते हैं और, देख तू नाटक मत कर, मुझे पता है तू गांव के लड़के से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए तू ये नाटक कर रहा है, लेकिन मैं भी देखता हूं तू कैसे मेरे दोस्त की लड़के से शादी नहीं करता। वो मंडप के बाहर खड़े अपने बॉडीगार्ड्स शेर सिंह और चीता सिंह को इशारा करके अपने पास बुलाते हैं और, अगर ये अब एक शब्द भी बोले या भागने की कोशिश करे तो इसके पैरों में गोली मार देना। दोनों बॉडीगार्ड्स मनोज पर बंदूक तान देते हैं। अपने सिर पर तनी बंदूक देखकर मनोज डर जाता है और चुपचाप पंडित जी के कहे अनुसार
शादी के सभी रिचुअल्स पूरे करता जाता है। वो भी जल्दी जल्दी। जब तक भारती का होने वाला दूल्हा बनियान और निक्कर पहने मंडप में आता है, तब तक उसका ना होने वाला दूल्हा मनोज उसके साथ 7 फेरे लेकर मांग में सिंदूर भर के मंगलसूत्र पहना चुका होता है। मंडप के बाहर खड़ा मनोज मंडप में भारती के साथ दूसरे दूल्हे को देखकर, अरे ये क्या, मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर मंडप में कौन है? भैरव सिंह अपने बेटे मनोज को मंडप के बाहर देखकर हैरान हो जाता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो मंडप में था ना। मंडप में बैठा मनोज शेर सिंह और चीता सिंह की बंदूकें अपने सिर से हटाता है और खड़ा होकर, मैं कब से आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपका बेटा मनोज नहीं, उसका दोस्त मनोज हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और उल्टा मेरी शादी इस गांव की लड़की से करवा दी। तभी मनोज पंडित जी के पास जाकर अदला बदली की पूरी बात बताता है। पंडित जी, ये एक हादसा है। अरे अब तो शादी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इस शादी को। अरे तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी शादी विधि विधान और शास्त्रों के अनुसार हुई है और तुम्हें ये शादी माननी ही पड़ेगी। मनोज उन सभी को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि ये एक हादसा है, लेकिन हादसा हो या कुछ भी, शादी तो हो ही चुकी थी, इसलिए कोई समझने को तैयार ही नहीं था। और फिर जिस कार में मनोज के साथ विदा होकर भारती उसके घर जाने वाली थी, उसी कार में वो मनोज के साथ विदा हो रही थी और भारती से ज्यादा मनोज रो रहा था। जिस समय मनोज भारती के साथ कार में था, उसी समय उसके घर वाले हॉल में बैठे उसी के बारे में बात कर रहे थे। काफी देर हो गई है, अब तक मनोज को आ जाना चाहिए था। अरे अपने दोस्त की शादी में गया है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। उसके दोस्त और उसका नाम एक ही है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्या गड़बड़ हो सकती है भला? तभी अपने मम्मी पापा की बातें अनसुनी करके, मॉम, मैं क्या कह रहा था, भैया की भी शादी कर दो, फिर मैं भी उनकी बारात में नाचूंगा। हाँ बेटा, बस पड़ोसन की जैसी मॉडर्न बहू मिल जाए ना तो तेरे भाई की शादी कर दो। मुझे तो बिल्कुल वैसी ही बहू चाहिए। यस मॉम, वैसे ही भाभी लाना, कोई गांव की देसी गंवार मत ले आना। हॉल के दरवाजा खुलता है और मनोज उदास चेहरे के साथ भारती को लेकर अंदर आता है। मनोज के साथ भारती को देखकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। तूने आने में इतनी देर क्यों लगाई, और ये लड़की कौन है? मनोज उनसे पूरी बात बताता है। ये क्या हो गया? हम तो सोच रहे थे कि तेरी शादी पड़ोसन की तरह मॉडर्न लड़के से करेंगे ताकि हमारी बहू भी मॉडर्न हो, लेकिन वो एक हादसा था डैड। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हादसे के बारे में बताते हुए भारती बाउंड्री वॉल के पास खड़ी नीलम के पास आ चुकी थी। हमरे ससुराल वाले मॉडर्न बहू चाहते थे आपकी तरह, लेकिन हम गंवार उनकी बहू बन गए। अब वो हमें अपना नहीं पा रहे हैं। अगर तुम्हारे ससुराल वाले मॉडर्न बहू चाहते थे तो तुम उनके लिए मॉडर्न बहू बन जाओ। ये गंवार बहू बनकर क्यों रहती हो? देखिए, ये हम हैं। 2 कदम पीछे हटकर भारती खुद को नीलम को अच्छे से दिखाती है, फिर नीलम के पास आकर, और हम अपने आप को किसी के लिए नहीं बदलेंगे। ऐसा क्यों? अच्छा, आप अपना अस्तित्व छोड़कर खुद को बदल सकती हो का? नहीं, मैं अपनी पर्सनैलिटी कभी नहीं बदल सकती। तो फिर हम कैसे बदल ले खुद को? हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं, लेकिन खुद को पूरी तरह कभी नहीं बदलेंगे। जिस समय उन दोनों की बातें चल रही थी, उसी समय उनके पति एक पब में कोने में लगी टेबल पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। यार मनोज, मैं देख रहा हूँ कि तुम शादी के बाद से बहुत परेशान रहते हो। मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते। अगर ऐसा है तो फिर तुमने शादी क्यों की? मनोज भी उसे अपनी जिंदगी के हादसे के बारे में बताता है। मुझे तो तुम्हारी पत्नी नीलम जैसी मॉडर्न पत्नी चाहिए थी। मेरे घर वाले भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन मेरी शादी गंवार भारती से हो गई। अच्छा, ये बात है। तो फिर एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपनी गंवार पत्नी को मॉडर्न बना दो। इंसान को बदलने में थोड़ा सा समय लगता है। मनोज 2 दिनों तक अतुल की कही बात को अच्छी तरह सोचता है और फिर तीसरी शाम ऑफिस से घर आने से पहले शॉपिंग मॉल से 2 वेस्टर्न ड्रेस खरीदता है और हॉल में आकर हॉल में अपने देहाती कपड़े पहने झाड़ू लगा रही भारती के पास जाकर उसे बैग देते हुए, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। भारती बैग लेती है और उसमें रखी ड्रेसेस निकाल कर देखने के बाद, एका है, हम ना पहनेंगे। आज से तुम ऐसे ही कपड़े पहनोगी? नहीं, हम ये छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, आप चाहे जो भी कर लो। उन दोनों की बातें सुनकर पूनम और प्रीति भी वहां आ जाती हैं। बहू देखो, आजकल यही ट्रेंड में है, इसे पहन कर देखो। हाँ भाभी, कम से कम कोशिश तो करो मॉडर्न भाभी बनने की। मॉडर्न बहू तो नहीं ला पाए तो कम से कम देसी बहू को ही मॉडर्न बना दे। भारती अपनी जिद पर अड़ी रहती है और साफ मना कर देती है। ड्रेस वापस रखकर मनोज को बैग देती है और सफाई में लग जाती है। मनोज निराश होकर वहां से कमरे में चला जाता है। उस दिन के बाद मनोज भारती को समझाना छोड़ देता है और मॉडर्न पड़ोसन की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। मनोज बालकनी में, कार में और कभी कभी अपने पति अतुल के साथ शॉपिंग पर जाते हुए नीलम को देखता। नीलम भी उसे देखती और सोच में पड़ जाती। मनोज जी, मुझे ऐसे क्यों देखते हैं?
फिर एक शाम सूरज डूबने से थोड़ा पहले ही नीलम एक ट्रेंडी ऑफ शोल्डर मॉडर्न ड्रेस में अपनी बालकनी में झूले पर बैठी फोन पर ड्रेसेस देख रही थी। तभी उसका ध्यान अचानक पड़ोस वाली बालकनी में जाता है जहां खड़ा मनोज उसी की तरफ देख रहा था। दोनों के बीच थोड़ी दूरी है लेकिन नजरें मिल रही हैं। मनोज के चेहरे पर एक उत्सुकता और बेचैनी है। नीलम असहज महसूस करती है। वो अपनी नजरें फोन की तरफ झुका लेती है, लेकिन तभी नीलम जी, फोन में इतना खोई हो कि हम पर ध्यान ही नहीं है। हाँ, अपने लिए नई ड्रेस देख रही थी, देख ली, अब जा रही हूँ। वो जल्दी से झूले से उतरती है और बालकनी से अपने कमरे में पहुंच जाती है और बेड साइड टेबल पर अपना फोन रखती है और टेबल पर रखी फोटो देखती है जिसमें वो अपने पति अतुल के साथ मुस्कुरा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोज जी मेरी वजह से अपनी पत्नी को अपना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेरी तरह मॉडर्न पत्नी चाहिए थी और उनकी पत्नी भारती उनकी नजरों में गंवार है। नीलम कुछ देर सोचती है और फिर भारती ने मुझसे कहा था कि वो पूरी तरह नहीं बदल सकती लेकिन थोड़ा बदल सकती है और मैं उसे उतना ही बदलने की कोशिश करूंगी। भारती को बदलने का आइडिया लेकर नीलम अगले ही दिन भारती के बंगलों में पहुंच जाती है। मॉडर्न ड्रेस और उसकी मैचिंग ज्वेलरी पहने हुए हॉल में बैठा भारती का पूरा परिवार अचानक नीलम को वहां देखकर हैरान हो जाता है। तब निखिल और मनोज नीलम के पास जाते हैं और अरे बैठो बैठो, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। अरे आओ भाभी जी, मैं आपसे फैशन टिप्स लेना चाहती हूँ। भाभी जी, आपने मुझे चाय के लिए इनवाइट किया था, मैं नहीं आया तो आप खुद ही आ गई। पूनम और विकास नीलम के कपड़े और ज्वेलरी देखते हैं और तुम तो घर में भी एक मॉडल की तरह रहती हो। तभी भारती हमेशा की तरह साड़ी पहने और अपना चिर परिचित श्रृंगार की एक ककड़ी खाते हुए किचन से हॉल में आती है। पूनम उसे देखती है और एक मेरी बहू है जिसे न चलने का ढंग है, न बोलने का और न ही खाने का। देखो कैसी आवाजें करके खा रही है। नीलम सबको नजरअंदाज करती हुई भारती के पास जाती है और मैं यहाँ भारती से मिलने आई हूँ। ये बात सुनकर सबके मुंह खुले रह जाते हैं। भारती तुम चलो मेरे साथ। अरे हम कहाँ चले? अरे चलो तो। नीलम भारती को अपने साथ लेकर एक मॉल के ब्यूटी स्टोर पहुंच जाती है। तुम हमका यहाँ क्यों लाई हो? तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम अपने आप को पूरी तरह नहीं बदल सकती लेकिन थोड़ा बदलने की कोशिश कर सकती हो, तो बस मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा ही बदलने लाई हूँ ताकि तुम्हारा पति तुम पर ध्यान दे सके। हम तुम्हारी बात मानेंगे, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। नीलम मेकअप किट की कंप्लीट वैनिटी तैयार करके भारती को देती है और मेकअप के बारे में समझाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस भारती ने जिंदगी में कभी मेकअप नहीं किया वो भला एक बार समझाने पर क्या समझेगी। नीलम भारती को उसके घर छोड़कर अपने घर चली जाती है और उसी दिन शाम को भारती अपने कमरे से मेकअप करके हॉल में आती है और सोफे पर बैठी अपनी नंद प्रीति के कंधे पर पीछे से हाथ रखती है। प्रीति जैसी पलट कर देखती है तो चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई। उसके पास बैठी पूनम कहाँ है चुड़ैल, कहाँ है? भारती की ओर इशारा करते हुए ये चुड़ैल। होठों में ढेर सारी लिपस्टिक लगाए हुए, आंखों में काजल फैलाए हुए, पाउडर से चेहरा एकदम सफेद किए हुए, 2 पतली चोटियां, साड़ी और गहने पैसे ही पहने हुए भारती। अरे हम चुड़ैल नहीं हैं। ये देखो हमने आज मेकअप किया है, बताओ कैसे लग रहे हैं? ये मेकअप करने का आइडिया तुम्हें किसने दिया? एकदम जोकर लग रही हो। वो हमारी पड़ोसन है ना, उसने। नीलम भाभी का नाम बदनाम मत करो, वो मॉडर्न है, उन्हें फैशन सेंस का पता है। उनके दिए टिप्स इतने घटिया नहीं हो सकते हैं। भारती उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। नीलम 1-2 बार और भारती को समझाने की कोशिश करती है लेकिन भारती अपने परिवार वालों के लिए मॉडर्न पड़ोसन जैसी नहीं बन पाती और नीलम भी ये बात समझ जाती है। फिर एक दिन नीलम भारती के पास उसके कमरे में जाती है और खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही भारती से भारती, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कभी अपना पाएंगे और तुम कभी मॉडर्न बहू बन पाओगी। तो तुम ससुराल छोड़ क्यों नहीं देती? गाँव जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भारती नीलम की तरफ पलटती है और हमारी माँ ने हमें घर से विदा करते हुए कहा था, भारती तू मायके से विदा होकर ससुराल जा रही है, ससुराल से अर्थी में ही विदा होना। भारती की बात नीलम के दिल पर लगती है और वो उसे गले से लगा लेती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। भले ही भारती के ससुराल में उसे समझाने वाला कोई नहीं था लेकिन वो भोजपुरी फिल्में देखकर अपना गम हल्का कर लेती थी। अगर टीवी पर भोजपुरी फिल्म आ रही है तो मजाल कि कोई उसे रिमोट ले सके। एक संडे की दोपहर में लंच करने के बाद हॉल में टीवी का रिमोट लेकर भारती भोजपुरी फिल्म देख रही थी। हॉल में बैठा उसका परिवार भी फिल्म देखने को मजबूर था क्योंकि भाभी रिमोट दो, मुझे सीरियल देखना है। नहीं, हमका भोजपुरी फिल्म बहुत पसंद है, हम रिमोट ना देंगे। वहीं मनोज भी बैठा है लेकिन उसका ध्यान टीवी पर नहीं है क्योंकि वो नीलम के ख्यालों में खोया है। अतुल कितना खुशकिस्मत है कि उसे नीलम जैसी मॉडर्न बीवी मिली। वो नीलम के साथ कहीं भी आ जा सकता है, किसी से भी प्राउडली मिलवाता है और एक मैं हूं जो बीवी के साथ एक तस्वीर भी नहीं खिंचवा सकता। तभी फिल्म में ऐसा सीन आता है जब पूरा परिवार बहू से कहता है कि तो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? हमें तेरी जैसी गवार देहाती बहू नहीं चाहिए। और बहू कहती है मर जाऊंगी, नदी में डूबकर मर जाऊंगी। उसी समय नीलम के
ख्यालों में खोया मनोज। काश ऐसा हो जाता। मनोज की बात सुनकर भारती को धक्का लगता है। ये चाहते हैं कि हम मर जाएं। बिना कहे कुछ भारती उठकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगली सुबह बेड पे कॉफी न पाकर निखिल और प्रीति, अपने कपड़े प्रेस और चाय न पाकर मनोज और अपना ब्रेकफास्ट न पाकर पूनम और विकास नाइट ड्रेस में ही हॉल में इकट्ठा होते हैं। और भाभी कहाँ है? आज कॉफी नहीं दी, बहू ने हमें नाश्ता भी नहीं दिया। मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि बहू अब तक कमरे में होगी। वो कमरे में नहीं है। मनोज की बात सुनते ही पूरा परिवार भारती को बंगलों के हर एक कमरे, छत, बालकनी, किचन सब जगह ढूंढता है। वो सभी भारती को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी ढूंढते हैं और शाम तक भी जब भारती उन्हें नहीं मिलती तो हार मानकर घर वापस लौटकर हॉल में बैठ जाते हैं। भाभी को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी किसी ने नहीं देखा। हे भगवान, बहू कहाँ चली गई? वो सभी भारती के बारे में उसके मायके में भी पता करते हैं, वो वहां भी नहीं होती। भारती को ढूंढते हुए 2 दिन बीत जाते हैं, तब भी उसका उन्हें पता नहीं चलता। तीसरे दिन की सुबह पूरा परिवार बंगलों के गार्डन में बैठा है, जो शायद पिछले 2 दिनों से नहाया नहीं है, क्योंकि वो सभी अभी तक नाइट ड्रेस में ही है। पता नहीं भारती कहाँ चली गई, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे बहू भले ही गंवार थी, लेकिन हमारी बातें सुनकर भी हमारा कितना ख्याल रखती थी। भले ही हमने उनके पहनावे या गहनों की वजह से उन्हें ताने मारे हो, लेकिन अब कान उनकी पायल की चमचम सुनना चाहते हैं। अपने बंगलों की बालकनी में मॉडर्न ड्रेस में खड़ी नीलम उनकी बातें सुनती है। और आप सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? भारती के बारे में। 2 दिन पहले वो कहीं चली गई, न जाने इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। फिक्र हो रही है मतलब प्यार है? प्यार का तो नहीं पता, लेकिन फिक्र है। मनोज की बात सुनकर नीलम बालकनी से अपने कमरे में चली जाती है और पूरा परिवार भी हॉल में आकर बैठ जाता है। हॉल का दरवाजा खुला है, वो सभी खामोशी से उम्मीद लगाए दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। तभी दरवाजे से 2 चोटी के, गले में मंगलसूत्र, कानों में बड़े बड़े झुमके, देहाती स्टाइल की साड़ी, कमर बेल्ट, पैरों में पायल और महावर लगाए और हाथों में भारी चूड़ियां पहने भारती का आगमन होता है। वो सभी भागकर भारती के पास जाते हैं। मनोज भारती को गले से लगा लेता है। तुम कहाँ चली गई थी हमें बिना बताए? हम कितने परेशान हो रहे थे, आपको पता भी है। भारती मेरे पास मेरे घर पर थी। जब तक नीलम बोली नहीं तब तक उनमें से किसी का ध्यान नहीं गया कि वो शॉर्ट ड्रेस पहने वहीं खड़ी है। याद है, हम उस दिन भोजपुरी फिल्म देख रहे थे और आप फिल्म के अंत में बोले थे काश ऐसा होता। तो हम सोचे कि आप हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो हम रात में ही नीलम के पास आ गए और पूरी बात बताई और फिर इन्होंने हमें अपने घर पर ही रोक लिया। नहीं भारती, वो काश उसके लिए नहीं था, किसी और की बात के लिए था। बहू, हम तुम्हारे पहनावे को अक्सर मॉडर्न बहू के पहनावे से कंपेयर करते थे और तुम्हें गंवार समझकर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा हुआ तुम्हें गलतफहमी हुई और तुम हमसे दूर हो गई। दूर जाने के बाद हमें पता चला कि बहू मॉडर्न हो या गंवार, अगर वो परिवार वालों का सम्मान करती है तो परिवार वालों का भी फर्ज बनता है कि वो उसे अपनी बहू का दर्जा दे। आज के बाद हम कभी तुम्हें मॉडर्न बहू से कंपेयर नहीं करेंगे और तुम जैसी भी हो अपनी बहू मानेंगे।